हेलो एवरीवन, वेलकम टू द फेस द टेस्ट प्लेटफॉर्म। तो ये लेक्चर के अंदर हम सेल साइकिल और सेल डिवीजन नीट पीवाईक्यू डिस्कस करने वाले हैं ऑफ लास्ट 37 इयर्स, दैट इज फ्रॉम 1988 टू 2024। इसके अंदर लगभग 42 क्वेश्चंस हम डिस्कस करने वाले हैं और बहुत ही शानदार तरीके से ये हम खत्म करेंगे। अबाउट मी, आई एम शांतनु कोल्ले, एडवांस बायोलॉजी एक्सपर्ट। इसके अंदर मैंने मोर देन 5000 प्लस स्टूडेंट्स को ट्रेन किया है इन नीट एज वेल एज इन अदर डिफरेंट पीएचडी लेवल एंट्रेंस एग्जाम्स। और इसके साथ साथ मोर देन 100 प्लस सिलेक्शन है मेरे स्टूडेंट्स के विद इन ऑल इंडिया रैंक 100। तो इसके अंदर एक्सपर्टीज जो है मेरा ये बहुत है और लगभग 32 सब्जेक्ट्स में पढ़ाता हूँ एट और अबव एमएससी लेवल। तो मेरा एडवांस बायोलॉजी का चैनल भी है जिसका नाम है फेस द टेस्ट लाइफ साइंस। तो अगर आप ये चैनल के साथ जुड़े रहेंगे तो ओरिजिनल या असली बायोलॉजी जो है आपको मैं सिखाऊंगा। बाकी के एजुकेटर जो है वो 11-12 स्टैंडर्ड के बाहर उन्होंने दुनिया नहीं देखी है। तो ये इसके अंदर आपको आइडिया ही आ जाएगा कि किस तरीके का कंटेंट है और नॉलेज किस लेवल पे है। तो अभी हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 से। ये पूछा गया है 2024 में, मतलब लास्ट ईयर। फॉलोइंग आर द स्टेजेस ऑफ सेल डिवीजन, चूज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्टेजेस फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। ये तो इजी वाला है। आप सभी को पता है कि सिंथेसिस फेज इट इज नथिंग बट डीएनए रेप्लिकेशन। और डीएनए रेप्लिकेशन किसके अंदर चलता है आपका? करेक्ट सीक्वेंस दिया है, ठीक है। तो ये आपको पता है कि G1 से हम स्टार्ट करते हैं। G1 के बाद S फेस, S फेस के बाद G2 फेस और G2 के बाद M फेस, ठीक है। ये सेल साइकिल है। तो सबसे पहले कौन आना चाहिए? G1 आना चाहिए। तो E पहले आना चाहिए। तो E पहले आना चाहिए, तो ये E आ रहा है पहले। G1 के बाद S आना चाहिए, तो EC। S के बाद G2 फेस आना चाहिए, दैट इज गैप 2 फेस, तो E आना चाहिए। और फिर उसके बाद में एम फेस आना चाहिए। नाउ दिस एम फेस इज फर्दर कैटेगराइज्ड इनटू 2 सब स्टेजेस, या फिर ब्रॉडली हम अगर बात करें तो पहले कैरियोकाइनेसिस होगा, दैट इज डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म, सॉरी डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। और उसके बाद में आपका होगा साइटोकाइनेसिस, दैट इज डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। ये भी आपको पता है कि एनिमल सेल के अंदर जो साइटोकाइनेसिस है वो विद द हेल्प ऑफ क्लीवेज फरो होगा, और प्लांट सेल के अंदर साइटोकाइनेसिस होने के लिए आपको सेल प्लेट की रिक्वायरमेंट पड़ती है। तो कैरियोकाइनेसिस में आपका क्या क्या आएगा? प्रोफेस आएगा, मेटाफेस आएगा, एनाफेस आएगा, और आपका आएगा टीलोफेस, ठीक है। और साइटोकाइनेसिस में तो आपकी एक ही स्टेप होगी। तो ऑब्वियस सी बात है कि अभी कौन आना चाहिए नेक्स्ट? डी। तो ई के बाद डी आना चाहिए, ई सी ए डी। उसके बाद में आपका लास्ट में आएगा साइटोकाइनेसिस। तो फिर इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, ठीक है। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन था, कुछ करना ही नहीं था इसके अंदर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द क्विसेंट स्टेज ऑफ सेल साइकिल? ध्यान में ये रखना है कि आपका जो सेल है वो सेल साइकिल के अंदर प्रोग्रेस करेगा या नहीं, वो डिसाइड किया जाएगा बाय G1 फेज। अगर सेल प्रॉपरली ग्रो नहीं किया है या फिर उसके अंदर कुछ डिफेक्ट्स है, वो अगर G1 फेज में ही अगर उन्होंने पकड़ लिया तो फिर वो सेल जो है आगे पास नहीं किया जाता इनटू S फेज। तो उस कंडीशन में सेल को एग्जिट किया जाता है और वो G0 फेज या आपका क्विसेंट स्टेज में उसको हम भेज देते हैं। और फिर अगर सारे रिक्वायरमेंट सही है या सारी कंडीशन सही है तो ये G0 वाला फेज में जो सेल है वो वापस से सेल साइकिल में एंटर कर सकता है, ठीक है। तो ये हमने देखा है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। ये तो इजी है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द क्विसेंट स्टेज ऑफ सेल साइकिल? ध्यान में एक चीज रखना कि वो एक चीज टेस्ट करते हैं। बहुत सारे बच्चों को क्या लगता है कि यहाँ पे इनएक्टिव सेल हो जाएगा। यहाँ पे आपको ध्यान में ये रखना है कि द सेल इज मेटाबोलिकली एक्टिव इन दिस स्टेज, ठीक है। ये मेटाबोलिकली इनएक्टिव नहीं होगा, ये चीज ध्यान में रखना है। यहाँ पे मेटाबोलिकली आपका सेल जो है ये एक्टिव होगा, सिर्फ वो डिवाइड नहीं कर सकता, वो सेल साइकिल में नहीं जा सकता अनलेस एंड अनटिल योर सेल गेट्स सिग्नल फ्रॉम अदर एक्सटर्नल एनवायरमेंट। फॉर एग्जाम्पल ग्रोथ फैक्टर है, ठीक है, माइटोसिस स्टिमुलेटिंग फैक्टर है। अगर ऐसे सिग्नल्स उसको मिल जाते हैं, न्यूट्रिएंट सफिशिएंट कंडीशन है, तो फिर आपका सेल जो है वो डिवाइड करेगा। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, ठीक है। तो G0 फेज को हम
क्विसेंट स्टेज बोलते हैं। यहाँ पे भी कुछ इंफॉर्मेशन दी है जो आप बाद में पढ़ सकते हैं। इसको आप भले ही क्विसेंट स्टेज और इनएक्टिव स्टेज बोलोगे सेल साइकिल की, लेकिन जो सेल्स है आपके वो मेटाबॉलिकली एक्टिव हो गए, बट दे कैनॉट एंटर सेल साइकिल और कैनॉट प्रोलिफरेट और डिवाइड अंटिल इट गेट सिग्नल डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। ठीक है, एग्जाम्पल क्या क्या है, हार्ट सेल है, फिर आपके लेंस सेल भी आ जाएगी इसके अंदर, तो ये डिवाइड नहीं करते। दो सेल्स विच कैनॉट डिवाइड फर्दर, जो सेल फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते उसको हम G1 फेज से बाहर फेंक देते हैं और फिर आपके वो G0 फेज के अंदर चले जाएगी। इसके अंदर एग्जांपल आप याद रख सकते हैं, आई लेंस, नो सेल्स एक्सेट्रा, ये एग्जिट करेंगे G1 फेज से और फिर वो एंटर कर जाएंगे G0 फेज में। ठीक है, जैसे कि अभी फॉर एग्जांपल हम लोग बोलते हैं कि स्पाइनल कॉर्ड की अगर किसी को इंजरी हुई, ठीक है, तो फिर वो यूजुअली लाइफ लॉन्ग कंडीशन हो जाती है, क्योंकि कुछ सेल जो है वो रिपेयर नहीं करते आपके बॉडी के अंदर। वैसे अगर 9 सेल्स अगर आपके डैमेज हो जाए तो वो रीजनरेट नहीं कर सकते, आपके वो वापस से नहीं बन सकते, क्योंकि बहुत ही नेग्लिजिबल पोटेंशियल होता है डिवीजन का इनका, ये डिवाइड नहीं कर सकते। ठीक है, हम टोटली भी ये नहीं बोल सकते कि ये डिवाइड ही नहीं करेंगे, कुछ कुछ सेल जो है आपके वो डिवाइड भी करते हैं, लेकिन बहुत ही स्लो तरीके से करते हैं। फिर भी अपने लेवल पे हमको मान के चलना है कि 9 सेल्स जो है ये G0 फेज में एंटर करते हैं, ये नॉन डिवाइडिंग सेल्स होते हैं। ठीक है, अभी हम बात करेंगे इसमें क्या दिया है, चूज द करेक्ट आंसर। ठीक है, मैच द फॉलोइंग है, तो सबसे इजी वाला पकड़ते हैं। इनएक्टिव स्टेज, जैसे कि हमने अभी बात किया कि क्विसेंट स्टेज जो आपका G0 फेज है सेल साइकिल का, इसको हम इनएक्टिव स्टेज बोलते हैं। लेकिन योर सेल जो है यहाँ पे मेटाबॉलिकली एक्टिव होगी, तो ये मेरे हिसाब से क्वेश्चन पूछा जा सकता है अगले मैच द फॉलोइंग में, क्योंकि ये अभी तक टारगेट नहीं किया है मैच द फॉलोइंग में। तो सेल्स आर मेटाबॉलिकली एक्टिव, ये चीज ध्यान में रखना है। ठीक है, फिर आपका आएगा, ठीक है, हम ये ड्रॉ कर लेते हैं G1, S, G2 और M। ठीक है, फिर क्या दिया इसके अंदर, इंटरवल बिटवीन माइटोसिस एंड इनिशिएशन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन, मतलब M फेज और S फेज के बीच में कौन आएगा, M फेज, और इनिशिएशन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन जो कि S फेज में होता है, इन दोनों के बीच में कौन सा फेज आ रहा है, G1 फेज। तो बात ही खत्म है यहाँ पे। तो C का 2 होना चाहिए, C का 2 होना चाहिए, यहाँ से भी आपको आंसर मिल रहा है। और इसके साथ साथ G1 फेज इज इंटरवल बिटवीन माइटोसिस एंड डीएनए रेप्लिकेशन, तो D का 3 होना चाहिए, D का 3 होना चाहिए। ठीक है, फिर इक्वेशनल डिवीजन, ये तो आप सभी को पता है कि मियोसिस 1 जो है इसको हम रिडक्शनल डिवीजन बोलते हैं, क्योंकि नंबर ऑफ क्रोमोसोम विल बिकम हाफ एट द एंड ऑफ मियोसिस 1, इसको हम बोलेंगे रिडक्शनल डिवीजन। और जो आपका मियोसिस 2 होता है इसको हम क्या बोलेंगे, इक्वेशनल डिवीजन, क्योंकि ये जस्ट लाइक नॉर्मल माइटोसिस आपका मियोसिस 2 चलता है, तो इसको हम इक्वेशनल डिवीजन बोलेंगे। और ध्यान में एक चीज एक और रखना है कि आपका जो नॉर्मल माइटोसिस है इसको भी हम इक्वेशनल डिवीजन बोलते हैं। ठीक है, तो वो इस तरीके का भी आपको पूछ सकते हैं मैच द फॉलोइंग में, रिडक्शनल कौन सा है, और फिर वो बच्चों को कंफ्यूज कर सकते हो। तो माइटोसिस को इक्वेशनल डिवीजन मानना है, ये आपको समझ में आना चाहिए। तो M का 4 होना चाहिए, हालांकि हमने क्विसेंट से ही इसको सॉल्व कर दिया, तो A का 4 होना चाहिए, A का 4, C का 2 हमने देख लिया। और G2 फेज में एक चीज ध्यान में रखना है कि जो प्रोटीन से उसको सिंथेसाइज हम करेगी। ठीक है, क्योंकि G2 के बाद में आपका M फेज आने वाला है, और M फेज में आपको पता है कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फेज होने वाला है, क्योंकि आपका जब सेल डिवाइड करेगा और उसके जब 2 डॉटर सेल्स बनेंगे, तो हर एक डॉटर सेल में अपना अपना प्रोटीन जाना चाहिए। तो G2 फेज में आपके सारे इंपॉर्टेंट प्रोटीन जो कि M फेज के लिए रिक्वायर्ड है, जैसे कि ट्यूबिलिन प्रोटीन एक्सेट्रा, वो बनना स्टार्ट हो जाएगी। whichever proteins which are important for mitosis will be synthesized in G2 phase, और फिर आपका जो सेल है वो G2 से M फेज में प्रोग्रेस करेगा और M फेज में आपका सेल डिवीजन स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे G2 फेज के अंदर आपको ध्यान में क्या रखना है, प्रोटीन्स आर सिंथेसाइज्ड। तो B का 1, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 1। ठीक है, अमंग यूकैरियोट्स रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए, ये तो बहुत आसान सा है। जब आपका सेल G1 से S फेज के अंदर प्रोग्रेस करेगा, तो S फेज के अंदर आपको पता है कि डीएनए रेप्लिकेशन स्टार्ट हो जाएगा, तो बस ऑप्शन डी।
ये भी आप बाद में पढ़ सकते हैं कि किस तरीके से आपका एस स्पेस होता है। ये आपके लिए मैंने नोट्स भी प्रिपेयर किए हैं कि जब आपका एस स्पेस में सेल जाएगा तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है वो तो सेम होगा। फॉर एग्जाम्पल, बिफोर डीएनए रेप्लिकेशन ये ऐसा दिख रहा था, आफ्टर डीएनए रेप्लिकेशन ये एक्स शेप ले लेगा क्योंकि ये कॉपी पेस्ट हो जाएगा डीएनए रेप्लिकेशन में। लेकिन आप ये देख सकते हैं कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है इट विल बी सेम, ओनली द डीएनए कंटेंट विल डबल। ठीक है, तो अगर हम इनिशियली बिफोर डीएनए रेप्लिकेशन की बात करें तो अगर आपका सेल डिप्लॉयड है, उसमें 2C डीएनए कंटेंट है मान के चलो बिफोर एस फेज, तो आफ्टर एस फेज ये सेल जो है ये डिप्लॉयड ही रहेगा, इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम इंक्रीज नहीं होते, बल्कि यहाँ पे सिर्फ डीएनए कंटेंट जो है उसको मैं कॉपी एंड पेस्ट कर दूंगा। तो पहले ब्लू का एक धागा था, अभी ब्लू के 2 धागे हो गए। ठीक है, वैसे ये दूसरा ब्लू का क्रोमोसोम का एक धागा था तो ये 2 हो जाएंगे। तो कॉपी पेस्ट करना है आपको डीएनए कंटेंट का। ये भी बहुत बार क्वेश्चन पूछे आते हैं, तो ये भी हमने देख लिया। ठीक है, और एक क्वेश्चन है गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट, स्टेटमेंट 1 और 2 दिया है और पूछा है कि अप्रोप्रिएट आंसर बताओ। तो स्टेटमेंट 1 में दिया है ड्यूरिंग G0 फेज ऑफ सेल साइकिल सेल इज मेटाबॉलिक इनएक्टिव। तो ये तो हमने अभी बात किया कि यहाँ पे आपका सेल जो है ये मेटाबॉलिकली एक्टिव होगा। इसमें 2 चीजें आपको ध्यान में रखनी है, सेल जो है ये मेटाबॉलिकली एक्टिव होगा और G0 फेज जो है इस इनएक्टिव स्टेज, इसको हम इनएक्टिव स्टेज बोलते हैं। इनएक्टिव स्टेज हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो सेल्स आप G0 फेज या क्वीसेंट स्टेज में डालते हो वो सेल साइकिल में प्रोग्रेस नहीं करेगा, मतलब उसका डिवीजन नहीं होगा, तो ऑब्वियस सी बात है इसको हम इनएक्टिव बोलेंगे। लेकिन जो सेल G0 फेज में है भले ही वो सेल साइकिल में ना जाए लेकिन वो मेटाबॉलिकली एक्टिव है, तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे मेटाबॉलिकली इनएक्टिव है तो ये तो आपका फॉल्स स्टेटमेंट हो गया। स्टेटमेंट 2 में दिया है सेंट्रोसोम अंडरगो डुप्लीकेशन ड्यूरिंग एस फेज ऑफ इंटरफेस, ये बात सही है। तो एस फेज में क्या क्या होता है आपका, एस फेज की अगर हम बात करें तो कुछ कुछ इवेंट जो है ये पूछे आते हैं, इसलिए हम यहाँ पे एक ही इसमें लिख ले। तो इसमें ध्यान में रखना है, एक होता है सेंट्रोसोम डुप्लीकेशन। सेंट्रोसोम के अंदर क्या होगा, 2 परपेंडिकुलरली अरेंज्ड सेंट्रियोल्स होगी विच आर रिक्वायर्ड फॉर सेल डिवीजन। ठीक है, वहां से आपके एस्टर्स निकलेंगे और फिर वो ऑपोजिट पोल्स ऑफ द सेल्स पे आपके धीरे धीरे माइग्रेट करना स्टार्ट हो जाएगी और वहीं से आपकी स्पिंडल फाइबर निकल के काइनेटोकोर ऑफ क्रोमोसोम पे अटैच होगा ड्यूरिंग मेटाफेज इक्वेटोरियल प्लेन। ठीक है, फिर इसके बाद में आपका सेंट्रोसोम डुप्लीकेशन या सॉरी यहाँ पे डुप्लीकेशन होना चाहिए। इसके साथ साथ हिस्टोन प्रोटीन जो है ये भी आपके एस स्पेस में बनेगी। तो डीएनए पैकेजिंग के अंदर हमने हिस्टोन प्रोटीन्स की भी बात की थी, तो हिस्टोन प्रोटीन्स भी यहाँ पे सिंथेसाइज किए जाएंगे। एक चीज वो पूछते हैं कि रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल कंपोनेंट्स कहाँ पे होगा, कौन से फेस में होगा, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल कंपोनेंट्स। तो रीऑर्गेनाइजेशन में तो आप ये भी कंसीडर करके चल सकते कि आपका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसइंटीग्रेट हो रहा है क्योंकि वो भी एक सेल का कंपोनेंट है। फिर उसके साथ साथ अगर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कंटिन्यूअस फैशन में अटैच्ड होता है विथ योर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, तो ऑब्वियस सी बात है जब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसइंटीग्रेट करेगा तो आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम गोल्जी एपरेटस जो है वो भी डिसइंटीग्रेट कर जाएगा और टीलोफेज के बाद आपका वो वापस से रीअपियर होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये भी आपका रीऑर्गेनाइजेशन है सेल कंपोनेंट का। डिसअपियर इसलिए करना है क्योंकि उसकी कुछ खास जरूरत है नहीं अभी, वी आर मोर कंसर्न अबाउट इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल राइट नाउ। ठीक है, इसलिए हम फालतू में जो स्पेस को ब्लॉक करे वो सेल ऑर्गेनल्स को ही डिसइंटीग्रेट कर देते हैं। तो ये चीज किसके अंदर होगी, ये एम फेस के अंदर होगी, ये बात आपको ध्यान में रखना है। ये 3 जो है आपको कंफ्यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे कंफ्यूजिंग वाले स्टेटमेंट्स हमने इसके अंदर लिख दिए। तो ये तो आपका स्टेटमेंट ये ट्रू स्टेटमेंट है। तो स्टेटमेंट 1 फॉल्स होना चाहिए, बोथ इनकरेक्ट नहीं होगा। स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट, ये सही बात है। बोथ करेक्ट नहीं होगा, बोथ इनकरेक्ट नहीं होगा। ठीक, तो बहुत ही आसान क्वेश्चन। तो आप सिर्फ अपने चैनल के साथ एक बार जुड़ो, आपको रियल बायोलॉजी में सिखाऊंगा। ठीक है, क्योंकि मेरा उतना एक्सपर्टीज है, मैं पीएचडी एंट्रेंस के बच्चों को भी पढ़ाता हूँ। तो इसमें अभी हम बात करेंगे, ये तो वही चीज है, करेक्ट आंसर वाह। तो बताओ एस स्पेस में डीएनए रेप्लिकेशन ए4 क्विसेंट स्टेज, अभी हमने बात किया कि ये इनएक्टिव स्टेज है
लेकिन यहाँ पे जो सेल्स है, सेल्स विल बी मेटाबोलिकली एक्टिव। बस सी का 2 अगर मैं करता तो भी एक खत्म था मेरा। ठीक है, कुछ था ही नहीं, बच्चों वाला क्वेश्चन था ये भी। तो ए का 4 देख लिया, सी का 2 देख लिया। G2 फेस और G1 फेस की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे अगेन हम सेल साइकिल अगर हम ड्रॉ करें, G1 फेस, S फेस, G2 फेस और M फेस। फिर इसमें दिया इंटरवल बिटवीन माइटोसिस एंड इनिशिएशन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन, मतलब माइटोसिस और एस फेस के बीच में जो फेस आएगा वो कौन सा है? G1 फेस। तो इंटरवल वाली जो चीज होगी ये G1 फेस के लिए होगी, तो डी का 3 होना चाहिए। और G2 फेस हमने ये बात किया कि मेनी इंपॉर्टेंट प्रोटीन्स आर आल्सो सिंथेसाइज्ड इन G2 फेस। ऐसा नहीं है कि G1 फेस में नहीं होगा, G1 में भी होगा, लेकिन यहाँ पे मोर अप्रोप्रिएट G1 के लिए ये दिया हुआ है। ठीक है, और एनसीईआरटी के हिसाब से आपको G2 फेस किसके साथ मैच करवाना है? प्रोटीन्स आर सिंथेसाइज्ड। ठीक है, तो बी का 1 होना चाहिए। अरे वाह, कंफ्यूजिंग क्वेश्चन जो बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूज करता है, लेकिन इसमें कुछ होता नहीं है कंफ्यूज होने जैसे। इसमें दिया है फ्रूट फ्लाई हैज 8 क्रोमोसोम, तो डिप्लॉयड कंडीशन दे रखी है। इसका मतलब अगर 2n इक्वल टू 8 कंडीशन है तो इसमें एक सेट आया होगा, मान के चलो मदर का, और उसमें 4 क्रोमोसोम रहे होंगे, क्रोमोसोम नंबर 1 2 3 4। वैसे ही एक सेट आया होगा फादर साइड से, और इसमें भी 4 क्रोमोसोम रहे होंगे, 1 2 3 4। ठीक है, मतलब क्रोमोसोम नंबर 1, क्रोमोसोम नंबर 2, क्रोमोसोम नंबर 3 और क्रोमोसोम नंबर 4 ये मदर के साइड वाले हो गए, और ये क्रोमोसोम नंबर 1, क्रोमोसोम नंबर 2, क्रोमोसोम नंबर 3 और क्रोमोसोम नंबर 4 ये फादर के साइड के होगी। मतलब ये यहाँ पे पेयर ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम है, देयर आर टोटल 4 पेयर ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम। तो इसके अंदर क्या बात किया है? ड्यूरिंग इंटरफेस ऑफ माइटोसिस। ठीक है, इफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम है G1, सही बात है G1, G1 में बोल रहा है कि 8 हो गया आपके नंबर ऑफ क्रोमोसोम, कितने हैं G1 में? 8। व्हाट वुड बी द नंबर ऑफ क्रोमोसोम आफ्टर एस फेस? हमने बात किया था कि मान के चलो मैं अगर क्रोमोसोम नंबर 1 की बात करूं, यहाँ पे अगर मैं क्रोमोसोम नंबर 1 लिख दूं, ये मान के चलो मदर के साइड का है, और ये क्रोमोसोम नंबर 1 है फादर के साइड का। अगर आपका मदर का क्रोमोसोम कुछ इस तरीके का हुआ बिफोर एस फेस, बिफोर एस फेस फादर के साइड का क्रोमोसोम इस तरीके का हुआ, ये सब चीज चल रही है बिफोर एस फेस। आफ्टर एस फेस हम सभी ने पढ़ा है कि जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम है वो तो सेम रहेगा, सिर्फ आपका डीएनए कंटेंट जो है वो कॉपी पेस्ट हो जाएगा। तो ये क्रोमोसोम पे जितने भी जीन्स होंगे, जितना भी डीएनए होगा, वो सेम कॉपी पेस्ट से इस तरीके का कंटेंट बन जाएगा, या फिर इस तरीके का रेप्लिकेटेड क्रोमोसोम बन जाएगा आपका इस तरीके से। तो योर डीएनए कंटेंट विल डबल। तो पहले अगर ये 2C था डीएनए कंटेंट, तो अभी ये 4C डीएनए कंटेंट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अभी नंबर ऑफ क्रोमोसोम आपके 8 ही रहेगी, ये चीज आपको ध्यान में रखना था। तो ये कंसेप्ट टेस्ट करने के लिए क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। मैंने तो ये नोट्स में भी आपको स्टार्टिंग में दिखा दिया था कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम विल रिमेन सेम, ओनली डीएनए कंटेंट विल गेट डबल। ठीक है, सेंट्रियोल डुप्लीकेशन अकर्स ड्यूरिंग, तो ये भी हमने बात किया था। अगर मुझे एक सेल से 2 सेल बनाने हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि जो सेल डिवाइड करने वाले जो कंपोनेंट्स होंगे वो भी मुझे 2 2 बनाने पड़ेंगे। ठीक है, क्योंकि हमको एक का डबल करना है। तो फिर सेंट्रियोल अंडरगो डुप्लीकेशन, और ये किसके अंदर होता है ये भी मैंने आपको बताया था, ये आपको एज इट इज याद रखना है। सेंट्रियोल डुप्लीकेशन जो है ये एस फेस में होगा। ठीक है, तो एस फेस में क्या क्या चीज होती है? सेंट्रियोल डुप्लीकेशन, और इसके साथ आपका हिस्टोन प्रोटीन सिंथेसिस, ये चीजें आपकी चलेगी एस फेस में। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट विथ रिगार्ड टू G1 फेस ऑफ इंटरफेस। ठीक है, डीएनए सिंथेसिस और एप्लीकेशन टेक प्लेस, नहीं, ये तो एस फेस के अंदर होगा, तो ये नहीं हो सकता।
रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल कंपोनेंट, ये भी हमने डिटेल में बात किया कि ये एम फेज में होता है। सेल इज मेटाबॉलिकली एक्टिव, सही बात है। ग्रोस बट डज नॉट रेप्लिकेट इट डीएनए, सही बात है। चाहे वो G1 फेज हो, एस फेज हो, G2 हो, तीनों फेज में आपका सेल ग्रो करता है, ये आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि एस फेज में ग्रो नहीं करेगा, G1 एस G2 तीनों में सेल आपका ग्रो करता है। तो सेल तो मेटाबॉलिकली एक्टिव होना ही चाहिए G1 फेज में। इवन इन G0 फेज आपका सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव होगा, लेकिन रेप्लिकेट तो वो सिर्फ तब करेगा जब आपका सेल जो है वो G1 से एस फेज में चले जाएगा, तब मेरा जो ओरिजिन है डीएनए रेप्लिकेशन का वो एक्टिवेट हो जाता है, और आपका डीएनए रेप्लिकेशन जो है इट विल स्टार्ट फ्रॉम योर ओरिजिन। न्यूक्लियर डिवीजन, क्या इंटरफेस में न्यूक्लियर डिवीजन होगा? ये तो कैरियोकाइनेसिस में होगा, और कैरियोकाइनेसिस आपका एम फेज से स्टार्ट होता है, तो इसके आंसर क्या होना चाहिए था? एम फेज। बस खत्म है। ये भी आप बाद में पढ़ सकते हैं। G1 फेज में यूजुअली जो सेल है आपका वो इंक्रीज होता है अबाउट ट्वाइस इट्स नॉर्मल साइज। अगर ये ग्रो नहीं किया तो आपका सेल G1 से एस फेज में पास नहीं होगा, उस कंडीशन में G1 से उसको बाहर फेंक दिया जाएगा G0 फेज के अंदर। ठीक है, बाकी के भी आप यहाँ पे पॉइंट्स पढ़ सकते हैं जो कि अभी तक क्वेश्चन नहीं पूछे गए नीट से, और जो क्वेश्चन नहीं पूछे आते हैं उसकी हाई चांस होती है पूछे जाने की एंट्रेंस एग्जाम के अंदर। ठीक है, तो बहुत ही शानदार तरीके से अपन कवर करेंगे। इसमें धीरे धीरे आपको मेरा एक्सपर्टीज भी पता चलेगा, और जैसे जैसे आप मेरे लाइव लेक्चर भी अभी मैं एड्स प्रमोट करने वाला हूं, तो बहुत सारे बच्चे लाइव भी अटेंड करेंगे, और उसमें ऐसा बायोलॉजी में पढ़ा होगा कि पूरा मतलब आपके दिमाग में छप जाएगा पूरा। ठीक है, आपको रटने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, इसमें एक और चीज पूछी जा सकती है कि कमिटमेंट फेज कौन सी है, बताओ भाई। कमिटमेंट स्टेज, ये थोड़ा इन डेप्थ बोल सकते हैं, लेकिन कमिटमेंट फेज ऑफ सेल साइकिल कौन सी है, तो ध्यान में रखना है G1 फेज है। यही डिसाइड करेगा कि सेल को आगे भेजना है या नहीं। सेल में अगर कोई भी तरीके का म्यूटेशन हो, डीएनए खराब हो, वो अगर प्रॉपरली ग्रो नहीं किया है ट्वाइस इट्स नॉर्मल साइज, कोई प्रोटीन सिंथेसाइज नहीं किए हैं जो कि एस फेज के लिए रिक्वायर्ड है, तो वहीं पे आपका सेल जो है वो बाहर फेंक दिया जाएगा G0 फेज में। ठीक है, और जब रिक्वायरमेंट होगी ऑर्गेनिज्म की कि सेल डिवीजन स्टार्ट हो, तो उस कंडीशन में वो फैक्टर के ऊपर भी डिपेंड करेगा, एक्सटर्नल फैक्टर, जैसे कि बाहर न्यूट्रिएंट सफिशिएंट कंडीशन है। ठीक है, और या फिर बहुत सारे सेल्स का लॉस हो गया है किसी कारण, तो अगर मुझे वो रिप्लेस करनी, तो ऑब्वियस सी बात है अगर आप माइटोसिस करोगे तो ही आप वोन आउट या डैमेज सेल्स को रिप्लेस कर पाओगे, उसी के लिए भी हम माइटोसिस करते हैं। तो वो डिपेंड करेगा डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। ठीक है, इसमें क्या दिया है, सम डिवाइडिंग सेल्स, अभी हमने बात किया एग्जिट सेल साइकिल, मतलब वो G0 में जाएंगे। दिस इज कॉल्ड क्वेश्चन स्टेज। एक और चीज आपको ध्यान में रखना है, G0 फेस को अगर क्वेश्चन आया हुआ है 2020 में, तो G0 फेस को हम वेजिटेटिव इनएक्टिव स्टेज भी बोलते हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना है। बट द सेल्स आर मेटाबॉलिकली एक्टिव इन G0 फेस। दिस अकर्स दिस प्रोसेस अकर्स एट द एंड ऑफ, तो ये ध्यान में क्या रखना है आपको, G1 फेस के बाद। इसमें बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं, ये क्वेश्चन रिपीट अगर हो तो कंफ्यूजन ना हो, इसलिए आप क्या करोगे, ये नोट्स के अंदर ही ये एज इट इज क्वेश्चन लिख के रखोगे, क्योंकि बच्चों को क्या लग सकता है कि एम फेज के बाद में आपका सेल साइकिल खत्म हो जाएगा तो वो G0 फेज में जाएगा, ऐसा नहीं है। हमने क्या बात किया कि आपका इंपॉर्टेंट स्टेप इन सेल साइकिल या मोस्ट रेगुलेटरी फेज इन सेल साइकिल इज G1 फेज, और G1 फेज मोस्टली डिसाइड करता है कि आपके सेल को आगे एस फेज में भेजना है कि वहीं से मुझे एग्जिट करवाना है सेल साइकिल, तो आंसर क्या हो जाएगा, G1 फेज। ठीक है, तो ये एक स्टेटमेंट देखो कितने काम में आया। ठीक है, ओके, आगे बात करते हैं। सेल्स इन G0 फेज, देखो अभी कि ये क्वेश्चन जो है ये भी आप लिख के रखोगे, क्योंकि जो जो क्वेश्चन में मेरे स्टूडेंट्स को डाउट था वो भी मैं आपको बता रहा हूँ, और बहुत सारे बच्चों को डाउट होता है ऐसे इसमें। अभी G0 फेज में आने वाले सेल कौन से सेल होते हैं कि जिनको मैं बाहर फेंक देता हूँ सेल साइकिल से, तो अगर ये सेल साइकिल है तो मेन रेगुलेटरी फेज जो है सेल साइकिल का G1 डिसाइड करेगा कि आपका सेल जो है वो बाहर फेंकना है या सेल साइकिल में ही रखना है। तो G0 फेज में ऐसे सेल्स आते हैं कि जो कि सेल साइकिल को एग्जिट किए हुए हैं। टर्मिनेट जो है ये गलत शब्द है, एग्जिट सेल साइकिल ये कंसेप्चुअली करेक्ट शब्द है, इसलिए बच्चे जो है यहाँ पे टर्मिनेट और एग्जिट में कंफ्यूज होते हैं। ठीक है, सेल्स इन G0 फेज टर्मिनेट द सेल साइकिल का मतलब ये है कि ये
सेल जो है ये खुद ये सेल साइकिल स्टेजेस को अफेक्ट करेगी, जो कि गलत बात है। यहाँ पे एग्जिट सेल साइकिल सही बात है, एंटर तो ये बिल्कुल नहीं कर सकते और सस्पेंड भी ये नहीं कर सकते। ये वर्ड के साथ खेला गया आपके साथ, तो यहाँ पे ये नोट्स के अंदर आप इंक्लूड करोगे, क्योंकि ये कुछ कुछ क्वेश्चंस कंफ्यूज कर देते हैं, तो आपको वो याद रख के जाना होगा। ठीक है, जो जिसको जिसको स्टार मार्क मारो वो आपको 100% नोट्स में लिखने हैं। ये तो आपसे हो जाएगा। पहले कौन सा होगा, G1 फेज, फिर S फेज, फिर G2 फेज, फिर M फेज। बच्चों वाला खेल है, 3 सेकंड में खत्म ही है। ठीक है, उसमें भी हमको पता है कि ये G1 S G2 जो है इसको हम इंटरफेस मानते हैं, जहां पे आपका सेल डिवाइड नहीं करता बल्कि प्रिपेयर करेगा टू डिवाइड। और जब उसके बाद सारे प्रोटीन्स आ जाते हैं सेल डिवाइड करने के लिए, तो फिर आपका ये डिवाइडिंग फेज में जाएगा, विच इज योर M फेज। ठीक है, ये भी आप देख सकते, हो सकता है कि यहां से भी वो आपको ड्यूरेशन पूछ ले, G1 फेज का ड्यूरेशन बताओ, S फेज का बताओ, G2 का बताओ, M फेज का बताओ। तो ये ह्यूमन सेल साइकिल की बात कर रहे हैं। मतलब अगर हम ह्यूमन सेल साइकिल के अंदर बात करें, तो एक नॉर्मल डिप्लॉइड सोमेटिक सेल जो होगा, बॉडी सेल, ये जब डिवाइड करता है इंटू 2 सेल्स बाय माइटोसिस, तो इसको लगते हैं 24 आवर। और ये बैक्टीरिया का आपका एक पूछा था आपको बाइनरी फिजन के अंदर, कि जब एक बैक्टीरिया बाइनरी फिजन से डिवाइड करेगा इनटू 2 बैक्टीरियल सेल्स, तो उस कंडीशन में इसको लगते हैं 20 मिनट्स। ये बात आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, इसी को हम जनरेशन टाइम भी बोलते हैं। ये क्वेश्चन कहाँ पे पूछा गया था, ये हमने जो मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस के पीवाईक्यू सॉल्व किए थे, उसमें उन्होंने डायरेक्टली मेसल्स एंड स्टाल पे ये टाइप का क्वेश्चन पूछ लिया था। ठीक है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन था, तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। तो 24 घंटे का जो हिस्सा है वो ये है, 9 आवर आपका G1 फेस में सेल रहेगा, 10 आवर्स S फेस में रहेगा, तो टोटल 19 हो गया। और ये 23.5 हो जाएगा, और ये आप आधा घंटा और ऐड करोगे तो ये 30 मिनट हो जाएगा। अगर कोई आपको पूछे कि G1 फेज कितना परसेंट ड्यूरेशन लेता है सेल साइकिल का, तो कैसे आप कैलकुलेट करोगे उसको, आप फिर क्या करोगे? अगर आपको ऐसा कोई क्वेश्चन पूछे कि G1 phase account for what percent duration of cell cycle? What percent duration of cell cycle? तो जैसे आप नॉर्मली परसेंटेज कैलकुलेट करते थे जब आप स्कूल के अंदर थे, तो उस तरीके से इसको कैलकुलेट करना है। व्हाट परसेंटेज ऑफ ड्यूरेशन अकाउंट फॉर व्हाट परसेंट ऑफ ड्यूरेशन ऑफ सेल साइकिल। तो ये टाइप का क्वेश्चन नहीं आया है, ये मैंने खुद डिजाइन किया है, तो आपको मैं बता रहा हूँ कि ये कैसे आपको करना है। तो आप क्या करोगे, ऊपर जिसका पूछा है, तो G1 का पूछा है, तो G1 का 9 आवर है, डिवाइडेड बाय टोटल लिख दूंगा, टोटल 24 आवर है, इंटू 100 करोगे, काम खत्म है, इतना परसेंट हो। ठीक है, तो आप खुद सोच सकते हो कि यहाँ से क्वेश्चन आएगा या नहीं आएगा। ठीक है, हो सकता है वो कभी कभी आपको ये भी दे दे क्वेश्चन के अंदर कि ये 9 घंटा चल रहा है, ये 10 घंटा चल रहा है, और फिर आपको ये टाइप का क्वेश्चन पूछे, तो ये आ सकता है, इसलिए मैं यहाँ पे स्टार मार्क मार रहा हूँ। ठीक, ड्यूरिंग सेल ग्रोथ डीएनए सिंथेसिस टेक्स प्लेस इन, डीएनए रेप्लिकेशन किसके अंदर होगा, एस फेज के अंदर, खत्म ही है। G1 में नहीं होगा, G2 में नहीं होगा, M फेज में तो ये तो डिवाइडिंग स्टेज है। When cell has stalled DNA replication fork, which checkpoint should be predominantly activated? ये अच्छा क्वेश्चन है, तो जो जो अच्छा क्वेश्चन है वो हम डिस्कस करेंगे इसके अंदर। तो देखते हैं, अगर मैं इसका डायग्राम भी बनाऊं, ठीक है, इसका डायग्राम है शायद से नेक्स्ट स्लाइड पे। हाँ, तो बोल रहा है कि मेरा डीएनए रेप्लिकेशन फोर्क अटक गया है, अभी मेरा डीएनए रेप्लिकेशन आगे नहीं बढ़ रहा है, तो कौन सा चेक पॉइंट एक्टिवेटेड रहना चाहिए? तो देखो, अभी आपका मतलब मान के चलो कि मैं डीएनए रेप्लिकेशन में यहाँ पे अटक गया हूँ, ये स्टेज पे अटक गया हूँ, थोड़ा सा डीएनए रेप्लिकेशन हो गया है, डीएनए रेप्लिकेशन फोर्क अटक गया है, और अभी मेरा जो रिमेनिंग डीएनए है वो रेप्लिकेट नहीं कर रहा है, तो कौन सा चेक पॉइंट एक्टिवेटेड रहेगा? अभी मुझे बताओ कि G1/S होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये चेक पॉइंट तो ऑलरेडी क्रॉस कर चुका है ना आपका सेल तो ये चेक पॉइंट ऑलरेडी क्रॉस कर रखा है और वो आगे बढ़ चुका है, तो G1/S का तो रोल होना ही नहीं चाहिए। फिर ऑप्शन में दिया है G2/M, M, बोथ G2M एंड M। तो यहाँ पे अगर आपका डीएनए रेप्लिकेशन फोर्क स्टॉल्ड है, मतलब अटक चुका है, यहाँ पे लिखेंगे स्टॉल्ड
डीएनए रेप्लिकेशन फोर्क। इसका मतलब डीएनए रेप्लिकेशन आपका प्रॉपर तरीके से नहीं हुआ है। तो आपका सेल मुझे बताओ कि एस फेज से G2 फेज में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। अगर मेरा डीएनए रेप्लिकेट सही तरीके से नहीं हुआ है, नहीं जाना चाहिए, क्योंकि फिर आगे दिक्कतें आएगी। और अगर गलती से आपका सेल डिवाइड भी हो गया तो भी उसमें इनकम्प्लीट डीएनए या फिर आपका डीएनए जो है वो डिफेक्टिव डीएनए जाएगा, जिसकी वजह से अगला जनरेशन खराब हो जाएगा। तो नेचर ने देखो कितना शानदार इंतजाम कर रखा है। आपका जो सेल है ये टेस्ट किया जाएगा यहीं पे, और आपका सेल जो है अगर G2 में जाता है तो हमको पता है कि आपका जो अगला चेक पॉइंट है वो G2/M है, मतलब इसके बाउंड्री पे आपका चेक पॉइंट है। तो यहाँ पे ये बाउंड्री पे आपका सेल रोक दिया जाएगा। तो एस फेज से G2 में जाएगा आपका, क्योंकि यहाँ पे चेक पॉइंट नहीं है। अगला चेक पॉइंट कहाँ पे, सीधा G2 फेज और M फेज के बीच में। तो G2/M होना चाहिए आपका आंसर। ठीक है, M नहीं होगा क्योंकि हम उतना वेट नहीं करेंगे कि उसको M फेज में डाले। ठीक है, वो उसके पहले वाले चेक पॉइंट में ही उसको चेक किया जाएगा। अगर सही तरीके से डीएनए रेप्लिकेशन नहीं हुआ है तो वो सेल को मैं बाहर फेंक दूंगा G0 फेज के अंदर। ठीक है, a somatic cell that has just completed S phase of its D cell cycle। somatic cell मतलब डिप्लॉइड सेल। बिफोर डीएनए रेप्लिकेशन आपको पता है अभी क्रोमोसोम कैसा दिखता है, और आफ्टर डीएनए रेप्लिकेशन कैसा दिखेगा। तो पहले मान के चलो डिप्लॉइड कंडीशन है, और मैं अगर यहाँ पे क्रोमोसोम नंबर 1 लूँ मदर का, और ये क्रोमोसोम नंबर 1 लूँ फादर का। ठीक है, तो मदर के साइड में जितने भी क्रोमोसोम होंगे उससे 1C कंटेंट आया होगा, और फादर साइड से जितने भी क्रोमोसोम आए होंगे उससे 1C कंटेंट आया होगा। तो यहाँ पे हम 1C + 1C 2C लिखते हैं बिफोर डीएनए रेप्लिकेशन की अगर हम बात करें तो। जैसे ही आपका सेल एस फेस में जाएगा तो वो हमको पता है कि डीएनए कंटेंट डबल होगा, लेकिन जो क्रोमोसोम का नंबर है वो सेम हो जाता है। तो इसमें भी ये 2n कंडीशन ही होगी, सिर्फ आपका जो क्रोमोसोम है वो ये शेप ले लेगा। तो कॉपी पेस्ट हुआ है, सिर्फ डीएनए का क्या हुआ है, कॉपी पेस्ट। और यहाँ पे ये क्रोमोसोम नंबर 1 मान के चलो मदर का है, ये क्रोमोसोम नंबर 1 है फादर का। और ये यहाँ से अभी मैं क्या लिखूंगा, 2C लिखूंगा, क्योंकि भाई यहाँ पे 1C के लिए एक सिंगल क्रोमेटिड था, 1C के लिए एक सिंगल क्रोमेटिड था। तो इसका जो वेट है वो डबल हो जाएगा, डीएनए कंटेंट डबल हो जाएगा। तो 2C यहाँ से आ जाएगा, 2C यहाँ से आ जाएगा। तो आफ्टर एस फेज आपका जो सेल होगा वो 2n4C वाला होगा। ठीक है, तो यहाँ पे अभी ये सोमेटिक सेल की बात कर रहा है कि विच हैज जस्ट कंप्लीटेड एस फेज ऑफ इट्स सेल साइकिल। तो ये कैसा होगा, अभी 2n4C होगा एज कंपेयर टू गैमेट ऑफ द सेम स्पीशीज। अगर मैं एग या स्पर्म की बात करूं तो उसमें हमको पता है कि 1n कंडीशन होती है और 1C कंडीशन होती है, क्योंकि वो हैप्लॉइड होता है। ठीक है, तो अभी ये दोनों को कंपेयर करना है, दूसरा कुछ भी नहीं करना था यहाँ पे। तो देखो, सोमेटिक सेल को गैमेट के साथ कंपेयर करना है। तो सोमेटिक सेल हैज ट्वाइस द नंबर ऑफ क्रोमोसोम, सही बात है, ट्वाइस द नंबर ऑफ क्रोमोसोम एंड 4 टाइम्स डीएनए कंटेंट। क्योंकि गैमेट में 1C था, सोमेटिक सेल में 4C हो जाएगा, तो 4 टाइम्स डीएनए कंटेंट खत्म ही है। अभी वो अगले बार खेल क्या खेल सकते हैं, वो आपको क्या कर सकते हैं, वो बिफोर एस फेस दे सकते हैं आपको। बिफोर एस फेस करोगे तो वहां पे सोमेटिक सेल में आंसर होगा 2n2C, और गैमेट में होगा 1n1C। ठीक है, तो ये आपको पूछ सकते हैं, ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको स्टार मार्क करेंगे हम। ठीक है, during which phase of cell cycle amount of DNA in a cell remains at 4C level if the initial amount is denoted at 2C। तो हमको ये पता है कि अगर हम यहाँ पे सेल साइकिल ड्रॉ करें तो G1S, यहाँ पे G2 है और यहाँ पे M है। तो सेल के अंदर डीएनए रेप्लिकेशन तो यहाँ पे होगा, मतलब सारे फेजेस में यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे 2n लिख दूं तो यहाँ पे 4। ठीक है, तो यहाँ पे C की बात कर रहे हैं,
तो ये 2C हो जाएगा, ये 4C हो जाएगा, यहाँ पे भी ये 4C हो जाएगा। और हमको पता है कि भाई एम फेज में पहला ही कैरियोकाइनेसिस आ जाता है, तो डीएनए कंटेंट क्या हो जाएगा आपका, हाफ हो जाएगा, क्योंकि आधा एक सेल में जाने वाला है, आधा एक सेल में जाने वाला। अगर हम माइटोसिस की भी बात करें तो वो जो आपका एक शेप वाला क्रोमोसोम है उसका सेंट्रोमियर स्प्लिट होके एक क्रोमेटिड एक सेल में जाएगा और दूसरा क्रोमेटिड एक सेल में जाएगा, मतलब डीएनए कंटेंट आधा होने वाला है आफ्टर एम फेज। तो यहाँ पे आपका 2C होगा, बस खत्म ही। ठीक है, तो इसमें भी बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, तो ये आपको ध्यान में रखना है। G0 फेस में, G0 फेस तो पहले ही बाहर चले जाएगा, G1 फेस से ही बाहर आपका सेल चले जाएगा G0 में, और G0 में आपका डीएनए रेप्लिकेट नहीं करेगा, 2C कंडीशन में होगा। तो G0 G1 हो ही नहीं सकता, G1 हो ही नहीं सकता, ओनली S होना चाहिए, ओनली S का यहाँ पे ऑप्शन नहीं है, ओनली G2 नहीं, हाँ ओनली G2 सही होगा, क्योंकि M फेज में क्या हो जाएगा, ये 2C हो जाएगा और यहाँ पे 4C है। ठीक है, यहाँ पे और आंसर क्या हो सकता था, ओनली एस भी हो सकता था, सॉरी ओनली एस नहीं होगा, क्योंकि एस एंड G2 हो सकता है, बोथ एस एंड G2 हो सकता है आंसर। अगली बार हो सकता है ऐसा कॉम्बिनेशन पूछे, बोथ एस एंड G2, तो ये आपका सही होगा। ठीक है, तो क्या क्या पूछे जा सकते हैं, क्या पूछे नहीं गए हैं, वो भी मैं आपको साइड बाय साइड बता रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए। इन एस फेज ऑफ सेल साइकिल खत्म है, ये क्या है, अमाउंट ऑफ डीएनए डबल इन ईच सेल, अमाउंट ऑफ डीएनए रिमेन सेम। अगर सेम होता तो हम उसको डीएनए रेप्लिकेशन बोलते ही नहीं, सिंथेटिक फेस उसको बोलते ही नहीं, हम डीएनए का सिंथेसिस करवा रहे हैं, डीएनए का रेप्लिकेशन करवा रहे हैं। क्रोमोसोम नंबर तो सेम होगा ना, एस स्पेस में क्रोमोसोम नंबर विल रिमेन सेम, ओनली डीएनए कंटेंट विल डुप्लीकेट। तो आप देख सकते हैं वही कंसेप्ट बार बार पूछते हैं, अगर आप स्मार्टली इसको प्रिपेयर करोगे तो आप एक झटके में नीट निकल सकते हो। इसमें क्या है, अमाउंट ऑफ डीएनए इज रिड्यूस टू हाफ इन ईच सेल, वो तो भाई एन फेज में होगा, ठीक है, इसमें नहीं होगा। अमाउंट ऑफ डीएनए डबल इन ईच सेल, ये सही है, खत्म है ये। अरे वाह, अच्छा क्वेश्चन है ये भी। Given below is a schematic breakup of the phases or stages of cell cycle. Which one of the following is the correct indication of stage or phase in the cell cycle? माइटोसिस हमने पहले ही डिस्कस कर लिया था कि आपका यहाँ पे पहले कैरियोकाइनेसिस होगा, कैरियोकाइनेसिस इज नथिंग बट डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। तो प्रोफेस, मेटाफेस, एनाफेस, टीलोफेस आते हैं कैरियोकाइनेसिस में। अगर मैं यहाँ पे लिख दूं तो प्रोफेस यहाँ पे होगा, मेटाफेस यहाँ पे होगा, एनाफेस और ये टीलोफेस, और फिर ये सी जो है यहाँ पे लास्ट में ये साइटोकाइनेसिस यहाँ पे होगा। और अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो अगर ये कलेक्टिवली ये पूरा एम फेस है, तो यहाँ पे G1 फेस रहा होगा, यहाँ पे S फेस रहा होगा, ये इतने हिस्से में G2 फेस रहा होगा। ठीक है, और कुछ करना ही नहीं इसके अंदर। सी क्या है, सी फॉर कैरियोकाइनेसिस नहीं, सी फॉर साइटोकाइनेसिस यहाँ पे होना चाहिए, अकॉर्डिंग टू दिस डायग्राम सी साइटोकाइनेसिस होना चाहिए। डी सिंथेटिक फेस या एस फेस, सही बात है। ए फॉर साइटोकाइनेसिस नहीं, कैरियोकाइनेसिस होना चाहिए। बी के लिए देखो क्या होना चाहिए था, बी के लिए आप देख सकते हैं ये एनाफेस होना चाहिए था, एनाफेस होना चाहिए था। बस आंसर मिल गया आपको, ऑप्शन बी। अच्छा क्वेश्चन था, एक ही बार आए हैं, हो सकता है वापस से पूछा जाए। एट व्हाट स्टेज ऑफ द सेल साइकिल आर हिस्टोन प्रोटीन सिंथेसाइज्ड इन यूकैरियोटिक सेल? तो याद रखना है एस फेस। तो एस फेस में क्या क्या चीजें सिंथेसाइज होगी, हिस्टोन प्रोटीन, उसके साथ साथ आपका जो सेंट्रोजोम है वो भी डुप्लीकेट होगा, और रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल कंपोनेंट्स भी पूछे जाते हैं, कौन से फेज में होता है, एम फेज के अंदर। इन द सोमेटिक सेल साइकिल इन G1 phase DNA content is double and the amount of DNA present in DNA content double है बोल रहा है, and the amount of DNA present in double the amount of DNA present in original cell. DNA replication takes place in S phase, ये सही बात है, आप इसको इग्नोर कर ही नहीं सकते। A short interphase is followed by a long mitotic phase. अगर मैं यहाँ पे सेल साइकिल ड्रॉ कर लूँ तो G1 ये, S ये, G2 फेस और ये M फेस। ऑप्शन डी में क्या दिया है, G2 फेस फॉलोज M फेस, M फेस के बाद में कौन सा फेस है, G1 फेस, तो यहाँ पे G1 होना चाहिए। शॉर्ट इंटरफेस बोल रहा है इज फॉलोड बाय लॉन्ग माइटोटिक फेस, तो ऐसा कोई चीज देखने को नहीं मिलता। M फेस के बाद में तो आपका सेल डिवाइड कर जाएगा, ठीक है।
इन G1 फेज डीएनए कंटेंट इज डबल, डीएनए कंटेंट जो है एस फेज में डबल होता है, क्योंकि ओरिजिनल सेल में अगर 2C डीएनए कंटेंट है तो एस फेज में वो 4C हो जाएगा। कुछ कुछ यहाँ पे एक क्वेश्चन, ये क्वेश्चन से हमको एक चीज सीखने को मिली कि कभी कभी वो ऑप्शंस के साथ खेल सकते हैं, लेकिन इसमें एक स्टेटमेंट जो बहुत इजी स्टेटमेंट था उसमें आप भटकना नहीं चाहिए थे। तो भटकना नहीं है, कभी कभी वो आपको शब्द के साथ खेलेगी आपके साथ, लेकिन आंसर जो आपका जो आंसर होगा वो बहुत ही इजी वाला होगा, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। बाकी के स्टेटमेंट आपको कंफ्यूज कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे डीएनए रेप्लिकेशन टेक प्लेस इन एस स्पेस, ये आप कैसे बताओगे कि ये गलत है? तो कुछ कुछ क्वेश्चन से हमको सीखने को भी मिलता है। इन विच स्टेज ऑफ सेल साइकिल डीएनए रेप्लिकेशन अकर भाई एस फेज, बस इजी है। अगेन डीएनए रेप्लिकेशन कौन से फेज में होगा? एस फेज में। अगेन वही चीज, इन अ सोमैटिक सेल साइकिल डीएनए रेप्लिकेशन अकर्स इन डीएनए सिंथेसिस बोल दो, सिंथेटिक फेज बोल दो, डीएनए रेप्लिकेशन बोल दो, आंसर क्या होगा? एस फेज। स्पिंडल फाइबर अटैच टू काइनेटोकोर ऑफ क्रोमोसोम, ध्यान में रखना है कि स्पिंडल फाइबर आपके सेंट्रोमियर पे अटैच नहीं करते बल्कि काइनेटोकोर के साथ अटैच करते हैं। तो ये डिस्क शेप प्रोटीन बोलते हैं हम इसको। विच इज अटैच टू योर सेंट्रोमियर, ठीक है। तो अगर आपका क्रोमोसोम कुछ इस तरीके का है, तो आपका जो स्पिंडल फाइबर होगा, मान के चलो मैं यहां से इक्वेटोरियल प्लेट दिखा देता हूं। ये सेंट्रोजोम के अंदर 2 परपेंडिकुलरली अरेंज्ड सेंट्रियोल्स दिखाए और यहाँ से एस्टर निकल रहे हैं। यहाँ पे भी मान के चलो ये एक इस तरीके का दिखा दिया मैंने। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं एक और क्रोमोसोम दिखाऊं इस तरीके से, या फिर चलो मैं समझने के लिए एक ही ले लेता हूँ। तो इसमें आपका इस तरीके से काइनेटोकोर मौजूद होता है सेंट्रोमियर पे, डिश शेप लाइक देखने को मिलेगा, और इसी के साथ आपके जो स्पिंडल फाइबर है वो अटैच होते हैं इस तरीके। ठीक है, तो ये जो चीज है इसको हम बोलेंगे काइनेटोकोर। स्पिंडल फाइबर जो है काइनेटोकोर के साथ अटैच करेगा, सेंट्रोमियर के साथ अटैच नहीं करता। ये आपका है सेंट्रोजोम, और इसके अंदर हम देख सकते हैं कि 2 परपेंडिकुलरली अरेंज्ड सेंट्रियोल्स होते हैं। ठीक है, स्पिंडल फाइबर किससे बनेंगे? ट्यूबुलिन प्रोटीन से, ये भी पहले पूछा गया है। ठीक है, और ये क्या है? एस्टर। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा आपका? स्पिंडल फाइबर अटैच टू काइनेटोक्रोम ऑफ क्रोमोसोम ड्यूरिंग, ये इक्वेटोरियल प्लेन पे अरेंज हो गए। तो अगर इसका इस तरीके से अरेंजमेंट हो रहा है तो दूसरा क्रोमोसोम ठीक इसके नीचे अरेंज हुआ होगा, और फिर एक लेफ्ट साइड में खींचेगा, दूसरा राइट साइड में खींचेगा। तो इस कंडीशन में आप पे इक्वेटोरियल प्लेन कौन सी हो जाएगी? ये टाइप का। ये टाइप की प्लेन है। ये हॉरिजॉन्टल भी हो सकती है, ठीक है, और वर्टिकल भी हो सकती है। यहाँ पे ये वर्टिकल है, तो ये है आपकी इक्वेटोरियल प्लेन। या फिर इसको हम मेटाफेजिक प्लेट भी बोलते हैं।
तो ये कब होगा? स्पिंडल फाइबर विल बी अलाइंड एट द इक्वेटोरियल प्लेट ड्यूरिंग मेटाफेज। ठीक है, तो ये भी हमने देख लिया। अभी हम बात करेंगे डबलिंग ऑफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम कैन बी अचीव्ड बाय डिसरप्टिंग माइटोटिक सेल डिवीजन सून आफ्टर। तो यहाँ पे अगर हम मेटाफेज को डिसरप्ट कर दे तो ये चीज देखने को मिलेगी। ठीक है, क्योंकि डीएनए कंटेंट जो है आपका आधा नहीं हो पाएगा, वो एक ही सेल के अंदर चले जाएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग नेवर अकर्स ड्यूरिंग माइटोटिक सेल डिवीजन? नेवर अकर, माइटोसिस की बात कर रहे हैं, तो माइटोसिस में क्रॉसिंग और नहीं चलता, पेयरिंग ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम नहीं होगा, सिनेप्सिस नहीं होगा। स्पिंडल फाइबर पे क्या अटैच करेंगे? स्पिंडल फाइबर अटैच टू काइनेटिक क्रोमोसोम। हाँ, चाहे माइटोसिस हो या मियोसिस हो, मेटाफेज के अंदर तो ये चीज होनी ही चाहिए। ये नेवर पूछा है तो ये नहीं हो सकता। मूवमेंट ऑफ सेंट्रियोल टुवर्ड्स ऑपोजिट पोल, हाँ प्रोफेज से वो ये स्टार्ट हो जाता है कि मूवमेंट ऑफ सेंट्रियोल आपके ऑपोजिट पोल की तरफ निकले और फिर ऑपोजिट पोल से आपका स्पिंडल जो है वो काइनेटोकोर ऑफ क्रोमोसोम के साथ अटैच्ड हो, तो ये भी होगा। पेयरिंग ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम नहीं होगा क्योंकि ये ओनली इन मियोसिस देखने को मिलेगा, नॉट इन माइटोसिस। ठीक है, फिर पेयरिंग होता है, फिर आपने ये पढ़ा होगा कि पकाइटिन स्टेज के अंदर क्रॉसिंग ओवर होगा। पकाइटिन स्टेज ऑफ प्रोफेज 1 ऑफ मियोसिस 1 के अंदर क्रॉसिंग ओवर होता है बिटवीन टू नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स, जिसके अंदर जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज होगा, उसी की वजह से वेरिएशन आते हैं। वेरिएशन की वजह से ही लॉन्ग टर्म में इवोल्यूशन देखने को मिलता है। ठीक है, कॉइलिंग एंड डी कंडेंसेशन ऑफ क्रोमेटिड, नहीं ये तो दोनों में होगा, माइटोसिस में भी होगा, मियोसिस में भी होगा। कंडेंसेशन आपका लेट प्रोफेज से स्टार्ट हो जाता है या फिर अर्ली प्रोफेज से ही यूजुअली स्टार्ट हो जाएगा और मेटाफेज तक आपका कंडेंसेशन कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, और फिर मेटाफेज में आप यूजुअली आप क्रोमोसोम को काउंट भी कर सकते हैं अंडर माइक्रोस्कोप। यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा है विथ रिस्पेक्ट टू माइटोसिस, ऑल द क्रोमोसोम्स lie at इक्वेटर एट मेटाफेज, सही बात है। स्पिंडल फाइबर अटैच टू सेंट्रोमियर, नहीं, हमने ये तो विद डायग्राम बात किया था कि ये किसके साथ अटैच करेगा? काइनेटोकोर के साथ। वो आपको पूछ सकते हैं काइनेटोकोर क्या है, लिपिड है, प्रोटीन है। ठीक है, तो वो याद रखना है कि ये क्या है, प्रोटीन है आपका, और डिस्क शेप भी याद रखना है। ठीक है, तो ये आंसर होगा। मेटाफेज पे तो सारे क्रोमोसोम लाई करेंगे एट इक्वेटोरियल प्लेन और मेटाफिजिक प्लेट। क्रोमोसोम डीकंडेंस एंड टीलोफेज, सही बात है। अभी आपके जो क्रोमोसोम्स है वो डिस्क्रीट यूनिट्स वाली जो आइडेंटिटी है वो लॉस कर देंगे। आप वहां पे अभी क्रोमोसोम काउंट नहीं कर पाओगे क्योंकि वो डीकंडेंस हो गए, वो धागे वाले फॉर्म में आ जाएगी वापस से, तो ये नहीं होगा। स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर अकर एट एनाफेज, ये भी सही स्टेटमेंट है, हमको इनकरेक्ट वाली ढूंढनी है, तो इनकरेक्ट वाली ऑप्शन भी है। ये भी इजी है, करेक्ट सीक्वेंस पूछा है माइटोसिस में, तो बताओ पहले क्या होगा? पहले मुझे पता है कि मुझे कम से कम मतलब ज्यादा से ज्यादा स्पेस चाहिए, तभी मैं सिस्टमेटिक तरीके से जो न्यूक्लियस है उसको डिवाइड कर पाऊँ, जेनेटिक मटेरियल को डिवाइड कर पाऊँ। तो उसके लिए जो रिक्वायर्ड नहीं है, जैसे कि सेल ऑर्गेनल्स, वो मैं क्या कर देता हूँ, उसका डिग्रेडेशन कर देता हूँ या फिर डिसइंटीग्रेशन कर देता हूँ। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पहले डिसइंटीग्रेट हो जाएगा, उसके साथ साथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी डिसइंटीग्रेट हो जाएगा, गोल्जी एपरेटर डिसइंटीग्रेट हो जाएगा। उसमें फिर मेरा अर्ली प्रोफेज, लेट प्रोफेज और फिर आपका बिगिनिंग ऑफ मेटाफेज, जिसको हम प्रो मेटाफेज स्टेज बोलते हैं, वहां पे कंडेंसेशन देखने को मिलेगा और एक्चुअल मेटाफेज तक आने के बाद कंडेंसेशन कंप्लीट हो जाएगा आपके क्रोमोसोम का। तो पहला कंडेंसेशन तो होना ही चाहिए, तो सब में पहला कंडेंसेशन है। फिर उसके बाद दिया है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअसेंबली, हाँ ये तो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ये होनी ही चाहिए। क्रॉसिंग ओवर तो भाई माइटोसिस में कभी जिंदगी में नहीं होगा, क्रॉसिंग ओवर नहीं होगा, तो दो ऑप्शन तो हमने ऐसे एलिमिनेट कर दिए इसके अंदर। फिर इसके बाद में आपका एम फेज आएगा, मेटाफेज, जहां पे आपके जो क्रोमोसोम्स है दे विल बी अलाइंड एट द इक्वेटोरियल प्लेट। उसके बाद में एनाफेज स्टेज, तो ये जो है आपकी ये प्रोफेज स्टेज में होगा, ये आपका मेटाफेज स्टेज में होगा। ठीक है, ये कंडेंसेशन भी आपका प्रोफेज स्टेज में ही स्टार्ट हो जाएगा, ये आपका एनाफेज स्टेज में स्टार्ट होगा। ठीक है, फिर एनाफेज स्टेज में ही आपका सेग्रीगेशन स्टार्ट होगा और लेट एनाफेज के बाद में आपका टीलोफेज स्टार्ट होगा। तो ये सही स्टेटमेंट आपका, सही सीक्वेंस जा रहा है। यहाँ पे इन्होंने मिस क्या कर दिया है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअसेंबली, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था। ठीक है, और
बाकी की इन्होंने सब दे रखे, सिर्फ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअसेंबली नहीं दिया है, जो कि यहाँ पे देना चाहिए था। तो मोस्ट अप्रोप्रिएट यहाँ पे आंसर 1 हो जाएगा। एनाफेज प्रोमोटिंग कॉम्प्लेक्स इज अ प्रोटीन degradation machinery necessary for proper mitosis of animal cell. If APC is defective in a human cell, तो क्या होगा? देखो, मेटाफेज से एनाफेज के अंदर अगर चीजें ढकलनी है, मेटाफेज से एनाफेज के अंदर अगर चीजों को ढकलना है, तो उसके लिए आपको एनाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स लगता है। जब ये नॉर्मल होगा तभी मैं मेटाफेज से सेल को एनाफेज में प्रोग्रेस कर पाऊंगा। अगर एपीसी मेरा म्यूटेटेड है या एपीसी अगर मेरा डिफेक्टिव है, तो फिर मेरा मेटाफेज टू एनाफेज ट्रांजिशन नहीं होगा। ठीक है, आपका सेल जो है वो मेटाफेज में ही स्टक हो जाएगा। मेटाफेज अरेस्टेड बोल सकते हैं इसको। तो क्रोमोसोम्स हमको पता है सेग्रीगेट करेंगे एनाफेज के अंदर। अगर एनाफेज चला ही नहीं मेरा, तो क्या मैं ये बोलूंगा कि क्रोमोसोम सेग्रीगेट कर पाएंगे? नहीं होगी, क्योंकि एपीसी डिफेक्टिव है, तो सेल आपका मेटाफेज स्टेज में ही रहेगा, तो क्रोमोसोम विल नॉट सेग्रीगेट। ठीक है, सी ऑप्शन में दिया है रिकॉम्बिनेशन ऑफ क्रोमोसोम्स विल अकर। अगर हम यहाँ पे माइटोसिस की बात कर रहे हैं, तो रिकॉम्बिनेशन तो आपका मियोसिस में चलता है। क्रोमोसोम विल नॉट कंडेंस, ये तो कंडेंस ऑलरेडी हो चुके हैं मेटाफेज के अंदर, तो ये ऑलरेडी कंडेंस हो चुके हैं ना, तो ये कंडेंस क्यों नहीं होंगे? ये तो ऑलरेडी कंडेंस फॉर्म में है। क्रोमोसोम विल बी फ्रेगमेंटेड, क्रोमोसोम को हम टुकड़ों में ब्रेक नहीं करेंगे, ऐसा कोई चीज नहीं होगा। यहाँ पे सिर्फ आपका सेल जो है वो मेटाफेज में अरेस्ट हो जाएगा, मेटाफेज से वो एनाफेज में प्रोग्रेस नहीं कर पाएगा। इसके साथ साथ ये चेक करने के लिए स्पिंडल असेंबली चेक पॉइंट भी होता है, जो कि एम चेक पॉइंट हम बात करते हैं एम चेक पॉइंट के अंदर, कि उसमें अगर कोई भी खराबी हो एम फेज के दौरान, जैसे कि स्पिंडल फाइबर यहाँ से ठीक तरीके से काइनेटोकोर के साथ अटैच्ड है, लेकिन ये वाला जो क्रोमोसोम है इसके साथ में प्रॉपरली अटैच नहीं है, तो फिर मैं उस कंडीशन में भी मेटाफेज से एनाफेज स्टेज में सेल को नहीं भेजूंगा। ये कौन चेक करेगा? एम फेज के अंदर जो चेक पॉइंट है, माइटोटिक चेक पॉइंट, स्पिंडल असेंबली चेक पॉइंट, वो चेक करेगा। ठीक है, और फिर आपका जो सेल है वो मेटाफेज के अंदर अरेस्ट हो जाएगा, और आपका प्रॉपर क्रोमोसोम का सेग्रीगेशन या सेपरेशन जो है वो नहीं होगा। ठीक है, ये भी आप फॉलो कर सकते हैं, जो मैंने डिस्कस किया ये वही है। जो स्पिंडल असेंबली चेक पॉइंट है वो किस तरीके से काम करता है? एम चेक पॉइंट जो है माइटोटिक चेक पॉइंट, वो कैसे काम करता है? वो चेक करेगा कि हर एक पोल से क्या प्रॉपरली आपका स्पिंडल फाइबर अटैच्ड है या नहीं है काइनेटोकोर के साथ ऑफ क्रोमोसोम, और वो भी सारे क्रोमोसोम के साथ। अगर गड़बड़ी मिली तो उस कंडीशन में एनाफेज प्रोमोटिंग कॉम्प्लेक्स को हम क्या करेंगे? इनएक्टिव कर देंगे। मतलब आपका भी मेटाफेज से एनाफेज में ट्रांजिशन या प्रोग्रेशन नहीं होगा, और उस कंडीशन में आपका प्रॉपर क्रोमोसोम सेग्रीगेशन जो है वो भी नहीं होगा। ठीक है, हालांकि यहाँ पे विथ रिस्पेक्ट टू एपीसी हमने बात किया है कि अगर स्पिंडल फाइबर ठीक तरीके से अटैच नहीं है, और अगर एपीसी आपका इनएक्टिव है इस कंडीशन में, तो फिर आपका मेटाफेज टू एनाफेज ट्रांजिशन जो है वो हो जाएगा। मेटाफेज, सॉरी यहाँ पे कह दिया एनाफेज प्रोमोटिंग कॉम्प्लेक्स इज इनएक्टिव, तो इनएक्टिव है तो नो ट्रांजिशन, और नो ट्रांजिशन तो प्रॉपर क्रोमोसोम नहीं होगा। ये सही बात है, और हम यही चाहते हैं ना कि ऐसा डिफेक्टिव सेल जो है आगे डिवाइड ना करे, तो उसको हम सेल साइकिल से बाहर फेंक देंगे। लेफ्ट साइड में क्या दिया? स्पिंडल फाइबर जब प्रॉपरली अटैच्ड हो गए काइनेटोकोर के साथ, तो उसमें सिग्नल मिल जाएगा कि भाई सारे कंडीशन सही जा रहे हैं, एपीसी को एक्टिवेट किया जाएगा, एपीसी मेटाफेज टू एनाफेज ट्रांजिशन प्रमोट करेगा, और क्रोमोसोम का सेग्रीगेशन होगा। तो जब चीजें सही है तो फिर मैं आगे उसको भेजूंगा, जब चीजों में फॉल्ट है तो मैं स्पिंडल असेंबली चेक पॉइंट से ही वो सेल को बाहर फेंक दूंगा G0 फेज में। ये भी हमने देख लिया कि भाई काइनेटोकोर के साथ आपके जो क्रोमोसोम सॉरी आपका जो स्पिंडल फाइबर है वो अटैच करता है, एंड नॉट विथ योर सेंट्रोमियर। ठीक है, वन क्रोमोसोम इज कंपोज्ड ऑफ टू सिस्टर क्रोमेटिड, और अगर हम इसकी बात करें कि आपका अगर सब मेटासेंट्रिक या एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम है, तो इसके अंदर एक शॉर्ट आर्म देखने को मिलेगा,
क्रोमोसोम का, इसको हम पी आर्म बोलते हैं, और एक लॉन्ग आर्म देखने को मिलेगा क्रोमोसोम का जिसको हम क्यू आर्म बोलते हैं। ठीक है, तो ये भी आपने पढ़ा होगा, क्रोमोसोमल बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में ये पढ़ते हैं आप। स्पिंडल फाइबर अटैच ऑन टू काइनेटोकोर ऑफ क्रोमोसोम, यहाँ पे भटकाने की कोशिश की है, काइनेटोसोम जो है नहीं होगा, यहाँ पे काइनेटोकोर होगा। टीलोमियर के साथ तो ये हो ही नहीं सकता। और टीलोमियर क्या है, एंड ऑफ क्रोमोसोम को हम टीलोमियर बोलेंगे, जिसके अंदर आपने ये भी पढ़ रखा है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के अंदर कि सेंट्रोमियर और टीलोमियर के अंदर हेटेरोक्रोमेटिन वाला रीजन होगा जो कि ट्रांसक्रिप्शनली साइलेंट या इनएक्टिव रीजन होता है। ठीक है, सेंट्रोमियर के साथ डायरेक्टली आपका अटैच नहीं होता है, सेंट्रोमियर के ऊपर काइनेटोकोर होता है, उसके साथ में आपका स्पिंडल फाइबर अटैच होता है, जो कि हमने यहाँ पे देखा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ड्यूरिंग माइटोसिस इन सोमेटिक सेल, कौन सा नहीं होगा? क्रॉसिंग ओवर, पेयरिंग ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम, सिनेप्सिस, ये चीजें नहीं होती है माइटोसिस के अंदर, तो सिनेप्सिस आ गया, ये नहीं होगा। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। स्पिंडल फाइबर्स तो दोनों में चलेंगे भाई, माइटोसिस और मियोसिस दोनों में होनी चाहिए स्पिंडल फाइबर, वरना आपका सेग्रीगेशन ही नहीं होगा क्रोमोसोम का। डिसअपीयरेंस ऑफ न्यूक्लियोलस जो है ये प्रोफेज से स्टार्ट हो जाएगा, ये तो दोनों में देखने को मिलेगा, माइटोसिस मियोसिस दोनों के प्रोफेज में ये देखने को मिलेगा। क्रोमोसोम मूवमेंट भी दोनों में होगा, वरना सेल डिवाइड नहीं करेगा। A stage in cell division is shown in the figure. Select the answer which gives correct identification of the stage with its characteristics. ठीक है, तो क्या दिया हुआ है इसके अंदर? पहले तो मुझे स्टेज सिलेक्ट करनी है कि कौन सी स्टेज है। तो यहाँ पे ना तो आप यहाँ पे क्रोमोसोम का नंबर काउंट कर सकते हैं, इसका मतलब यहाँ पे डीकंडेंसेशन चल रहा है, क्योंकि क्रोमोसोम्स आपको डीकंडेंसेशन डिस्क्रीट यूनिट्स में आपको क्रोमोसोम्स देखने को नहीं मिल रहा है, आप काउंट कर ही नहीं सकते क्योंकि ये मास टाइप उसने बना लिया है, तो ये डीकंडेंसेशन वाला स्टेप होगा, और डीकंडेंसेशन आपको टीलोफेज में देखने को मिलेगा। तो टीलोफेज तो होना ही चाहिए, साइटोकाइनेसिस नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे ना तो उन्होंने आपको सेल प्लेट दिखा रखा है जो मिडल से लैटरली बनेगा आपका, तो वो यहाँ पे नहीं दिया हुआ है। टीलोफेज तो होना ही चाहिए, टीलोफेज होना चाहिए, टीलोफेज होना चाहिए। लेट एनाफेज, लेट एनाफेज में भी आपको क्रोमोसोम जो है वो आप काउंट कर सकते हैं दोनों पोल पे। टीलोफेज के अंदर आपका डीकंडेंसेशन स्टार्ट होगा, फिर आपका जो क्रोमोसोम है दे विल लूज आइडेंटिटी एज डिस्क्रीट यूनिट इन टीलोफेज स्टेज। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड न्यूक्लियोलस नॉट रिफॉर्म येट, न्यूक्लियर एनवलप रिफॉर्म, गोल्जी कॉम्प्लेक्स फॉर्म। भाई टीलोफेज में तो आपका ये वापस आ जाना चाहिए ना, न्यूक्लियोलस वापस बनना चाहिए, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वापस से बन जानी चाहिए, गोल्जी एपरेटस आ जाना चाहिए, तो नॉट रिफॉर्म्ड क्यों होना चाहिए? आपके यहाँ पे रिफॉर्मेशन होता है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, ड्यूरिंग द मेटाफेज स्टेज ऑफ माइटोसिस स्पिंडल फाइबर अटैच टू क्रोमोसोम, देखो ये कितने बार पूछा गया इसमें, ये बोथ सेंट्रोमियर एंड काइनेटोकोर, यहाँ पे भटकाने की कोशिश की, सेंट्रोमियर तो इन्वॉल्व होता ही नहीं है, यहाँ पे आंसर क्या होगा? ओनली काइनेटोकोर। ये आप देख सकते हैं कि ओनली विथ काइनेटोकोर योर स्पिंडल फाइबर्स आर अटैच्ड फ्रॉम ऑपोजिट पोल्स ऑफ द सेल। ये भी इजी है, ये तो आपको दिख रहा है कि भाई यहाँ पे स्पिंडल फाइबर है, ये काइनेटोकोर के साथ अटैच्ड हो गए, और ये सिस्टमेटिक अरेंजमेंट आपको देखने को मिल रही है, एक प्लेन के साथ अटैच्ड है, तो इसको हम मेटाफेजिक प्लेट बोल सकते हैं, इक्वेटोरियल प्लेन बोल सकते हैं। तो ये आंसर क्या हो जाएगा? मेटाफेज स्टेज। एनाफेज नहीं होगा, एनाफेज में तो स्प्लिटिंग होता है सेंट्रोमियर का माइटोसिस के अंदर, और फिर आपके जो क्रोमेटिड्स है दे विल मूव टुवर्ड्स ऑपोजिट पोल्स ऑफ द सेल। लेट प्रोफेज क्रोमोसोम मूव टू स्पिंडल इक्वेटर, ये नहीं होगा, ये मेटाफेज में होता है। ठीक है, यहाँ पे मूवमेंट स्पिंडल की तरफ देखने को नहीं मिल रही है, ऑलरेडी अलाइंड है, इसलिए लेट प्रोफेज नहीं है, मेटाफेज स्टार्ट हो चुका है आपका। स्पिंडल फाइबर अटैच टू काइनेटोकोर, सेंट्रोमियर स्प्लिट, क्या सेंट्रोमियर स्प्लिट करेगा? ये तो एनाफेज में स्प्लिट होता है, तो ये वाला नहीं होगा, आपका ये होगा। और आप देख सकते हैं कि क्रोमोसोम जो है मूव हो चुके हैं टू स्पिंडल इक्वेटर, और उसके साथ साथ एक क्रोमोसोम जो है ये दो सिस्टर क्रोमेटिड का बनता है, जो कि यहाँ पे भी हम देख सकते हैं। ठीक है, सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन विथ रिस्पेक्ट टू माइटोसिस। क्रोमेटिड सेपरेट बट रिमेन इन द सेंटर इन सेल, क्या वो सेंटर में लोकेट रहेंगे या ये ऑपोजिट पोल्स की तरफ जाएगी? तो सेंटर पे नहीं होगी, सेंटर पे तो आपके क्रोमोसोम्स अलाइन होते हैं एट इक्वेटोरियल प्लेट ड्यूरिंग मेटाफेज, तो ये नहीं होगा। क्रोमेटिड स्टार्ट मूविंग टुवर्ड ऑपोजिट पोल्स इन टीलोफेज, स्टार्ट्स मूविंग ना, तो स्टार्ट टीलोफेज में थोड़ी होता है, स्टार्ट तो एनाफेज में होगा। टीलोफेज में तो खत्म हो जाता है, वो ऑलरेडी मूव कर चुका होता है टू ऑपोजिट पोल्स ऑफ द सेल। गोल्जी कॉम्प्लेक्स एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आर स्टिल विजिबल एट द एंड ऑफ प्रोफेज, नहीं, ये डिसइंटीग्रेट कर जाता है, तो ऑप्शन क्या है? डी।
क्रोमोसोम्स मूव टू द स्पिंडल इक्वेटर एंड गेट अलाइंड एट द इक्वेटोरियल प्लेट और मेटाफेजिक प्लेट इन मेटाफेज। ये सही है। ये भी आप देख सकते हैं कि कितने शानदार तरीके से डायग्राम दी हो, और ये मेटाफेज स्टेज में प्रॉपर अलाइनमेंट आपको देखने को मिल रही है। ठीक है, तो ये आपका इस तरीके का ये प्लेन होगा। तो अपर और नीचे से आपका जो पुलिंग है, ये पुलिंग फोर्स जनरेट होगा, जिसकी वजह से जो सेंट्रोमियर से वो स्प्लिट करेंगे, और एनाफेज में आपका ये इस तरीके का स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। एनाफेज स्टेज में वो ये भी पूछते हैं कि पहले कौन पूछेगा, पहले आर्म्स पूछेगी या सेंट्रोमियर पूछेगा। आप देख सकते हैं कि ये पहले सेंट्रोमियर जो है ये नजदीक होते हैं पोल के, और उसके नीचे मेरे आर्म्स होगी। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं पहले सेंट्रोमियर पहुंचता है और फिर आर्म्स उसके ऊपर होते हैं। ये भी पूछा गया है क्वेश्चन। टेलोफेज में हम सभी को पता है कि ऑलरेडी ये क्या हो जाते हैं, ये इस तरीके से दो पोल्स में ये चले जाते हैं आपके क्रोमोसोम्स। ठीक है, तो बहुत ही अच्छा डायग्राम है। मैटरनल मतलब मदर के साइड के क्रोमोसोम और पैटर्नल मतलब फादर के साइड के क्रोमोसोम। बहुत अच्छा डायग्राम मिला मुझे। एट मेटाफेज क्रोमोसोम्स आर अटैच्ड टू द स्पिंडल फाइबर बाय देयर काइनेटोकोर। खत्म है। यहाँ पे भटकाने की कोशिश की है। सेंट्रोमियर, सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन, सैटेलाइट। सैटेलाइट तो भाई रिपीटेटिव डीएनए सीक्वेंस है। ये मिनी सैटेलाइट हो सकता है या माइक्रो सैटेलाइट हो सकता है। ठीक है, आपने पढ़ा है कि मिनी सैटेलाइट आपका VNTR होगा, विच इज बेसिस ऑफ योर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, और आपका माइक्रो सैटेलाइट में आपका SSR आएगा। ठीक है, तो ये भी हमने पढ़ रखा है। ड्यूरिंग माइटोसिस न्यूक्लियोलस एंड ER बिगिन टू डिसअपियर एज अर्ली प्रोफेज। ध्यान में रखना है, ये अर्ली प्रोफेज से ही स्टार्ट हो जाता है। बिगिन दिया है ना, ठीक है, तो बिगिन मतलब स्टार्ट तो अर्ली प्रोफेज से ही होगा। उसका इंटेंसिटी बढ़ता जाएगा जैसे जैसे हम लेट प्रोफेज की तरफ जाए, प्रो मेटाफेज की तरफ जाए। तो प्रो मेटाफेज स्टेज जो है आपका वो अर्ली मेटाफेज स्टेज होता है। अर्ली मेटाफेज स्टेज तक तो आपका ये ऑलरेडी पूरा का पूरा डिसइंटीग्रेट कर जाएगा, लेकिन स्टार्ट ये अर्ली प्रोफेज से ही हो जाता है, क्योंकि बिगिन पूछा है ना, कंप्लीट नहीं पूछा है। तो बिगिन तो स्टार्टिंग तो अर्ली मेटाफेज से प्रोफेज से होगा। ध्यान में ये रखना कि अर्ली मेटाफेज को हम प्रो मेटाफेज स्टेज भी बोलते हैं। तो हो सकता है आपको वो कंफ्यूज करने के लिए ये चीज दे दे। तो प्रो मेटाफेज इज नथिंग बट अर्ली मेटाफेज स्टेज। लेट मेटाफेज और लेट प्रोफेज नहीं होगा। तो यहाँ पे अगर आप कंफ्यूज हो सकते थे तो किसके बीच में हो सकते थे, अर्ली और लेट। तो इसको आपको स्टार मार्क मारना है, एज इट इज ऐसा का ऐसा आपको नोट्स में लिखना है। ठीक है, इसमें कंफ्यूजन हो सकता है आपको, तो जो जो स्मार्टली मैं आपको बता रहा हूँ कि कहाँ कहाँ कंफ्यूजन हो सकता है, कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं। तो आपका यहाँ पे आंसर होगा अर्ली प्रोफेज। ये भी देखो कितने शानदार तरीके का डायग्राम है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अर्ली प्रोफेज, फिर मेरा लेट प्रोफेज होगा, और फिर आप न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अब सेल ऑर्गेनल में भी ये चीज पूछी जाती है कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के कॉन्टिग्यूअस या कंटिन्यूअस कौन से ऑर्गेनल्स मौजूद होते हैं। तो आप देख सकते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहाँ पे है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये न्यूक्लियर एनवलप है। यहाँ पे न्यूक्लियर पोर प्रोटीन भी होगी। आपको पता है ये न्यूक्लियर पोर से क्या होता है, जो आपका mRNA है उसको हम साइटोप्लाज्म के अंदर एक्सपोर्ट करते हैं जब आपका मैच्योर mRNA बनता है। ये भी आपने पढ़ रखा है। इसके साथ साथ आप यहाँ पे अगर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन देखोगे तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के कंटिन्यूअस में यहाँ पे आप देख सकते हैं पहले रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आएगा, उसके बाद में यहाँ पे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आएगा, और उसके बाद आपके यहाँ पे गोल्जी एपरेटस आता है। तो अगर मुझे सिर्फ और सिर्फ क्रोमोसोम का लेना देना है, मुझे जगह ज्यादा चाहिए, क्योंकि सिस्टमेटिक तरीके से अगर मुझे जेनेटिक मटेरियल को सेपरेट करना है या सेग्रीगेट करना है, तो क्यों मैं बाकी के फालतू में ये ऑर्गेनल्स को रखूं। जैसे कि आप यहाँ पे इसमें ये भी पढ़ते कि रेड ब्लड सेल के अंदर आपकी कोई ऑर्गेनल्स प्रेजेंट नहीं होते, क्योंकि आरबीसी का मेन फंक्शन होना चाहिए कि जितने ज्यादा मॉलिक्यूल्स हीमोग्लोबिन के स्टोर किए जाए उतनी अच्छी बात है, क्योंकि उतना ज्यादा आपका आरबीसी जो है वो ऑक्सीजन को डिलीवर कर पाएगा, उतना ज्यादा एफिशिएंसी होगा ट्रांसपोर्ट का। तो हम उसमें बाकी के ऑर्गेनल्स को रखते ही नहीं। वैसे ही कंसेप्ट आप इसके अंदर भी समझ सकते हैं, क्योंकि इसकी रिक्वायरमेंट ही नहीं है। तो इसलिए हम ये सारे ऑर्गेनल्स को डिसइंटीग्रेट करते हैं, और ये अर्ली प्रोफेज से ही स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, और क्या दिया है, विच स्टेजेस ऑफ सेल डिवीजन डू द फॉलोइंग फिगर्स ए एंड बी रिप्रेजेंट। ये तो होना ही चाहिए। आप देख सकते हैं कि ऑलरेडी आपका इस तरीके का शेप ले चुका है आपका क्रोमेटिड, और ये चीज तो तभी जाएगी जब पूलिंग फोर्स जनरेट होगा। पूलिंग फोर्स की वजह से आपके क्रोमेटिड सेपरेट हो जाएंगे, क्योंकि सेंट्रोमियर का स्प्लिटिंग होता है। तो ए में आपका मेटाफेज तो आ ही नहीं सकता, मेटाफेज में तो बीच में होते हैं आपके क्रोमोसोम। टीलोफेज नहीं होगा, क्योंकि टीलोफेज में हम एक्चुअली ये इस तरीके का स्ट्रक्चर देख नहीं पाते। हम यहाँ पे क्रोमोसोम्स का जो डिस्क्रीट यूनिट है वो लॉस हो जाएगा, वो इस तरीके से दिखेगा। तो टीलोफेज नहीं होगा। लेट एनाफेज बोल सकते हैं, क्योंकि आपका ये एंड पे चल रहा है एनाफेज का, क्योंकि ऑलरेडी ये पहुंच चुका है ऑपोजिट पोल की तरफ। प्रोफेज तो ये जिंदगी में आपका नहीं होगा।
बी में तो आप देख सकते हैं कि ये आपका प्रोफेज स्टेज चल रहा है, ठीक है, क्योंकि क्रोमोसोम आपके कंडेंस्ड फॉर्म में नहीं है, तो टीलोफेज, मेटाफेज, एनाफेज नहीं होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। If you are provided with root tip of onion in your class and are asked to count number of chromosome, which of the following stages can you most conveniently look into? ये तो आप लेबोरेटरी में भी परफॉर्म करते हैं 11th स्टैंडर्ड के अंदर, 11th स्टैंडर्ड के अंदर। तो रूट टिप्स जो है यूजुअली आप यहाँ पे, और क्या पूछा है, अगर मुझे काउंट करना है क्रोमोसोम, तो कंडेंस क्रोमोसोम आपको मेटाफेज स्टेज में देखने को मिलेंगे। तो काउंट के लिए मेटाफेज स्टेज ध्यान में रखना है। ये डायरेक्टली एनसीईआरटी का पॉइंट है, यहाँ से क्वेश्चन अगेन पूछा जा सकता है। तो कौन से सेल के अंदर आप क्रोमोसोम को काउंट करते हैं? मेटाफेज स्टेज के अंदर। प्रोफेज के अंदर तो आप उसको काउंट कर ही नहीं पाओगे, और टीलोफेज के अंदर भी उसको काउंट नहीं कर पाओगे, क्योंकि वहाँ पे आपको डिस्क्रीट यूनिट्स या नंबर ऑफ क्रोमोसोम देखने को नहीं मिलेगा। टीलोफेज में तो आपका जो क्रोमोसोम है वो इस तरीके का ही देखने को मिलेगा वापस से, क्योंकि डीकंडेंसेशन स्टार्ट हो जाएगा। Which one of the following precedes reformation of the nuclear envelope during M phase of the cell cycle? न्यूक्लियर एनवलप बनने से पहले, तो न्यूक्लियर एनवलप कब बनेगा? टीलोफेज स्टेज में। टीलोफेज स्टेज में हमको पता है कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो वापस से बनना स्टार्ट हो जाएगा, मेम्ब्रेन रिफॉर्मेशन। इसके साथ साथ दूसरा इवेंट क्या है? क्रोमोसोम्स लूज देयर आइडेंटिटी एज डिस्क्रीट यूनिट, मतलब आप काउंट नहीं कर पाओगे अभी। लिख देते हैं यू कैनॉट काउंट क्रोमोसोम्स। ठीक है, तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वापस से आएगा, न्यूक्लियोलस वापस से आएगा, गोल्जी एपरेटस वापस से आएगा। तो इसके पहले वाले स्टेजेस पूछे गए हैं कि इससे पहले क्या क्या इवेंट्स देखने को मिले। तो दिया है डीकंडेंसेशन ऑफ फ्रॉम क्रोमोसोम एंड रीअसेंबली ऑफ न्यूक्लियर लैमिना। सही बात है, जब न्यूक्लियर लैमिना बनेगा तभी मेरा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी बनेगा। ठीक है, तो ये तो सही बात है, डीकंडेंसेशन भी होगा। क्रोमोसोम लूज देयर आइडेंटिटी, क्योंकि आपका क्रोमोसोम कौन सा स्टेप लेता है? डीकंडेंसेशन। तो आपका क्रोमोसोम जब डीकंडेंस होगा तो आप उसको काउंट नहीं कर पाओगे। ट्रांसक्रिप्शन फ्रॉम क्रोमोसोम, ट्रांसक्रिप्शन का यहाँ पे कुछ लेना देना नहीं है। रीअसेंबली ऑफ न्यूक्लियर लैमिना, ये पार्शियली करेक्ट स्टेटमेंट है, ठीक है। ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा इसके अंदर। फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रेक्टाइल रिंग, ये तो टीलोफेज के बाद में होगा ना, ये आफ्टर वाली चीज बोल रहे हैं। और बिफोर मतलब प्रीसीड, टीलोफेज के पहले कौन सी इवेंट चल रहे हैं? तो टीलोफेज के बाद में आपका साइटोकाइनेसिस होता है, और साइटोकाइनेसिस में आपको ये कॉन्ट्रेक्टाइल रिंग ये सब देखने को मिलेगा। तो ये तो आपका प्रीसीड नहीं कर रहा है, बल्कि ये उसके बाद में चल रहा है, ये भी उसके बाद में चल रहा है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। बहुत ही शानदार क्वेश्चन था ये। माइटोटिक स्पिंडल इज कंपोज्ड मेनली ऑफ विच प्रोटीन? तो ध्यान में रखना है ट्यूबुलिन। तो माइक्रोट्यूब्यूल्स जो आप पढ़ते हैं साइटोस्केलेटन के अंदर, माइक्रोफिलामेंट, माइक्रोट्यूब्यूल, इंटरमीडिएट फिलामेंट, ये साइटोस्केलेटन एलिमेंट्स है आपके। और माइक्रोट्यूब्यूल आपका अल्फा बीटा हेटेरोडायमर के पॉलीमराइजेशन से बनता है, जो कि आप ये भी पढ़ते हैं साइटोस्केलेटन के अंदर। अगर हम उसको ऐसा इस तरीके से बीच में देखोगे क्रॉस सेक्शन, तो वो ऐसा देखने को मिलेगा। जब मैं इसको, अगर मैं इसको इस तरीके से कट करूं, तो वो क्रॉस सेक्शन अगर आप लोगे इसका, तो ऐसा देखने को मिलेगा। और अल्फा बीटा ट्यूबुलिन हेटेरोडाइमर्स बहुत सारे पॉलीमराइज करके आपका माइक्रोट्यूब्यूल बनता है, ठीक है। तो ट्यूबुलिन प्रोटीन से ही आपके स्पिंडल फाइबर्स भी बनते हैं। तो ये और ये ऐसे, ठीक है, स्पिंडल फाइबर। एक और चीज जो आपको याद रखनी है, मेटाफेज स्टेज में आपको ये पता है कि जो स्पिंडल फाइबर का लेंथ है वो ज्यादा होता है, एनाफेज स्टेज में वो स्पिंडल फाइबर का लेंथ कम हो जाएगा।
वो अगर कम हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली पुलिंग फोर्स जनरेट हो जाएगा, जिसकी वजह से सेंट्रोमियर्स का स्प्लिटिंग होगा टुवर्ड्स ऑपोजिट पोल ऑफ द सेल। मेटाफेज स्टेज के अंदर इसका मतलब स्पिंडल फाइबर का लेंथ लंबा है, मतलब पॉलीमराइजेशन हो रहा है। एनाफेज में स्पिंडल फाइबर का लेंथ छोटा है क्योंकि डीपॉलीमराइजेशन होता है। डीपॉलीमराइजेशन मतलब ये सारे अल्फा बीटा ट्यूबिलिन हेटेरोडाइमर जो है ये एक एक करके निकल जाते हैं, तो स्पिंडल फाइबर का लेंथ छोटा आ जाएगा। स्पिंडल फाइबर का लेंथ अगर छोटा हो गया तो खिंचाव पैदा होगा, पुलिंग फोर्स पैदा होगा, जिसकी वजह से आपकी जो सेंट्रोमियर है वो स्प्लिट करेगी। उसी की वजह से मेरा जो क्रोमेटिड है वो सेपरेट करता है ड्यूरिंग माइटोसिस। तो ये चीज भी आपको समझ में आ गई। पूछ सकते हैं आपको कि मेटाफेज में आपके जो ट्यूबिलिन प्रोटीन है वो या फिर माइक्रोट्यूबिल है वो पॉलीमराइज फॉर्म में होगा या डीपॉलीमराइज फॉर्म में होगा, तो वो होगा पॉलीमराइज फॉर्म में। और जब लेंथ छोटा होता है ड्यूरिंग एनाफेज तो तब मेरा जो माइक्रोट्यूबिल है उसका डीपॉलीमराइजेशन हो जाता है, उसकी वजह से लेंथ छोटा होता है स्पिंडल फाइबर का, उसकी वजह से पुलिंग फोर्स जनरेट होता है और मेरा जो क्रोमेटिड से वो सेपरेट करेगी टुवर्ड्स ऑपोजिट पोल ऑफ द सेल। बेस्ट मटेरियल फॉर द स्टडी ऑफ माइटोसिस इन लैबोरेटरीज हमने बात किया रूट टिप, तो ये एज इट इज याद रखना आपको, ठीक है। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में हमने पढ़ रखा है कि भाई एंथर का उसमें रोल है, तो वो तो मियोसिस के अंदर हम पढ़ते हैं इसको एंथर। रूट टिप को हम पर्टिकुलरली किस में पढ़ेंगे, माइटोसिस में। तो ये हमने पार्ट 1 खत्म किया। अभी अगले पार्ट में भी लगभग 42 क्वेश्चंस आएंगे, तो लगभग 83 क्वेश्चन लास्ट 37 ईयर्स में पूछे गए हैं। जो जो नहीं पूछा गया है वो भी मैं आपको साथ साथ बता रहा हूँ। जो जो मैं आपको लिखने को बोल रहा हूँ वो अगर आप फॉलो करोगे और वहां से अगर कंफ्यूजन क्वेश्चन आ जाता है तो वो आपसे सॉल्व होगा। अगर आप वहां पे भटक गए तो फिर वो सॉल्व नहीं होगा, ठीक है। तो जो जो मुझे लग रहा है कि स्मार्ट है वो उस तरीके का मैं आपको ये भी बता रहा हूँ कि कौन कौन से एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आ सकते हैं, कौन कौन से बहुत सालों से पूछे नहीं गए तो उसका भी प्रोबेबिलिटी बनता है। इसके अलावा आपको ये सेशन से ये भी आपको आइडिया आ जाएगा कि जो अभी तक नीट में नहीं पूछा गया है और जो एनसीईआरटी में मौजूद है उसके भी आने के चांसेस मैक्सिमम होते हैं। बच्चे क्या करते हैं कि पीवाईक्यूज को निग्लेक्ट करते हैं, उसको इग्नोर करते हैं, तो वो नहीं करना है आपको। आपको उसको याद रखना ही है क्योंकि वही आपको बचाएगा, वही से आपको स्ट्रेटेजी समझ में आएगी, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया और अगर क्वालिटी पसंद आई तो आप सिर्फ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि अपना चैनल न्यू है और आपको क्वालिटी ऑलरेडी पता चल ही गई होगी, मेरी एक्सपर्टीज भी पता चल गई होगी। बहुत ही शानदार तरीके से हम इसके अंदर कवर करेंगे नीट बायोलॉजी और बाकी के सब्जेक्ट भी धीरे धीरे आना स्टार्ट हो जाएंगे। आपका सिर्फ मुझे सपोर्ट चाहिए होगा, ठीक है। क्वालिटी बहुत बेहतरीन लेवल की मिलेगी इसके अंदर, ठीक है। और धीरे धीरे अपन एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन भी मैं लाने वाला हूँ। पूरे 6-8 घंटे का अपन लाइव चलाएंगे और नॉर्मल आपके जो वन शॉट सीरीज है वो भी आ जाएगी, माइंड मैप सीरीज भी आएगी धीरे धीरे। आपको आपका सिर्फ मुझे सपोर्ट चाहिए होगा, ठीक है। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर दो। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर।